हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास क्यों आज होगी महामैराथन। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए होगी आज महामैराथन। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए महामैराथन 2025। ठीक है। पेपर नंबर कौन सा है? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। एक ही क्लास में आपके ये सारे एक ही क्लास में है, आपके सारे जो भी बहुविकल्पी हैं ये सब खत्म कर दिए जाएंगे। वो अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अंतिम मौका है। पूरा पेपर आप यहीं से पढ़ मिलेगा। आप जाओ एग्जाम में जब आओगे तो पूरा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है। और इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है। जिससे आपको इसका फ़ायदा मिल सके। अंतिम प्रहार है। ठीक है। और आपकी ये क्लास लगभग होने वाली है 2 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस में आपके हम ये सारे ख़त्म कर देंगे। कम से कम कितने 291 इसमें क्वेश्चन है। इसमें नए भी क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं। जो क्वेश्चन गलत हैं वो भी हमने इसमें सही किए हैं। तो इसलिए आपको पूरी क्लास देखनी है। आप पूरी क्लास देखोगे आपको 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। देखते हैं आगे क्लास क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है। ये देखो, ये देखिए आप, ये आपके लिए हमने चलाया था फ्री वाई ऑफ कोर्स। ये आपके लिए चलाया था हमने फ्री वाई ऑफ कोर्स। ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अब टाइम बचा नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप कोई भी दिक्कत है तो हमें इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है। इस पर हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट क्लास कर लेते हैं। क्या है? चलो देखते हैं। ये देखो, ये हमने सब कुछ कराया है, ये छोड़ो। अब देखो ये आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रश्न पेपर कौन सा है? प्रश्न पेपर फर्स्ट है। प्रश्न पेपर क्या फर्स्ट है? किसका? वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये सारा कुछ क्या है? राजन सीरीज का है। राजन सीरीज का। ठीक है। राजन सीरीज आज हम पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या पढ़ें? अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। इसमें हमने नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और पुराने भी क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपके 15 नंबर ये आपके क्लियर हो जाएंगे। 15 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। ये क्लास आपने देख ली तो 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताओ। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम क्या थे? एक था तक्षशिला, एक था नालंदा। ठीक, एक था तक्षशिला, एक था नालंदा। तो आपको लिखना है, क्या लिखना है? जैसे आ जाए आपको बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताओ, मतलब जहाँ शिक्षा पहले दी जाती थी, जहाँ पहले शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? आपको तक्षशिला लिखना है और नालंदा लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मूल पूर्वक शिक्षा के उद्देश्य बताओ। मूल पूर्वक शिक्षा के उद्देश्य बताओ। क्या हो जाएगा? ये देखो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आपको ऐसा लगेगा, एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। मूल पूर्व शिक्षा का अर्थ क्या होता है? जैसे भारत का मतलब भारतवर्ष का निर्माण करना। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति का निर्माण करना, पूरे भारतवर्ष का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? 3 देखते हैं। भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारत का मतलब भारतीय शिक्षा का जो होता है, भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। किसके? वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है। ठीक है। ये हमने सारा विस्तार से पढ़ा दिया है, आप इसे वो देखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये देख लीजिए जिससे आपको फायदा हो जाए। उपनयन संस्कार का क्या समझते हो? उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हो बताओ। उपनयन संस्कार मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, उपनयन संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना। मतलब पहले क्या होता था कि बालक छोटा बड़ा होता था तो गुरु के पास, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास उसे जाना पड़ता था। ठीक है।
तो आप लिख सकते हो उपन्यास संस्कार का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना, मतलब गुरु के पास जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी, बताओ। ये की गई थी 2009 में, वर्ष 2009 में घोषित की गई थी। ये वर्ष 2009 में घोषित की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। शिक्षा का स्पंदन सिद्धांत किसने दिया था। स्पंदन सिद्धांत किसने दिया, ये दिया था मैकाले ने। इसमें हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं और विस्तार से पढ़ने की कोई अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है, आपके पास समय है ही नहीं जो आपको हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ा सकें। यहाँ पे विस्तार से पढ़ा सकें, टाइम समय है ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो आप सीधे सीधे मैकाले, आपको निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया था, मैकाले ने दिया। इसका हम विस्तार से पढ़ा चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ देखने के लिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आपको लगता है टाइम बचा, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना नाम बताइए। प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताइए, बताओ। प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम क्या होगा, द रिपब्लिक ऑफ लॉज, द रिपब्लिक द लॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पढ़िए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए। 2 प्रमुख उद्देश्य बताइए, यार लिखिए। तो इसमें क्या था कि विषय परिस्थितियों के जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय शिक्षा प्रदान करना, मतलब इसका कहने मतलब ये था, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिकाएं थे उसमें विषय परिस्थितियों में, जो मतलब विषम परिस्थितियों में मतलब लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके लिए बालिकाओं के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था करती है, कौन करती है, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार लिखिए, कोई भी लिख दी है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव का संपूर्ण स्पष्टीकरण ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव का संपूर्ण स्पष्टीकरण, मतलब स्पष्टीकरण ही शिक्षा का एक महत्व है। ठीक, ये किसने से कहा था, ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 अपना है ना। 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए। शिक्षा के दो उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 2 उद्देश्य क्या होते हैं, लिख दो। इसमें क्या लिखोगे, शारीरिक और मानसिक और सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य है, मतलब सांस्कृतिक और शारीरिक और मानसिक, ये आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, इसमें हो चालक नहीं, यहाँ पे हो बालक। बालक का शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास। ठीक है, जल्दी जल्दी करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होगा, वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं, मतलब जो मुख्य धारा से दूर रह जाते हैं उनके लिए ड्रॉप आउट बच्चे कहा जाता है उनको। ठीक, जो शिक्षा से दूर रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखिए। लिख सकते हो, कौन से, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। ये ठीक है, ये पूछा जाता है, ये देखो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो कैसे लिख दो, पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए कैसे, जल संचयन करने के लिए और वृक्षारोपण लगा के, मतलब वृक्ष लगा के और जल का बचत करके, मतलब जल का बेकार में नहीं
यूज करना चाहिए। मतलब ये चीज़ें जैसे जो लोग हो तो अपना मोटर है और चीज़ें हैं जो चीज़ें खुली छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से सावधानी रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम बताइए। किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम बताइए। क्या हो जाएंगे? सच्चाई है, ईमानदारी है, ठीक है, सच्चाई है, ईमानदारी है, दया है, मैत्री है, ये सब हो जाएंगे। ठीक, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16, वैदिक काल में 16 नंबर क्वेश्चन, वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था। मतलब वैदिककालीन शिक्षा में जो विद्या का मतलब शिक्षा का प्रारंभ कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था। सामान्यतः कह सकते हैं शिक्षा का सत्र की अवधि 1 वर्ष से 4.5 तथा 5 माह तक चलती थी। ठीक, कह सकते हो कि शिक्षा की अवधि जो थी 1 वर्ष से 4.5 अथवा 5 माह चलती थी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और लिखना चाहो तो और लिख सकते हो, 1 नंबर में ही तो पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है, और लिखना चाहो और लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था, तो बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी जीवन की समाप्ति का पर समावर्तन संस्कार होता था। ठीक है, समावर्तन एक संस्कार होता था, समावर्तन एक संस्कार होता था। ठीक, इतना लिख सकते हैं, संस्कार होता था। और तो विद्या कार्यक्रम श्रेणी के ये आगे इतना लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं इतना ही लिख देना आपको, 1 नंबर में पूछ दिया जाएगा इतना आप। ठीक है, और आगे भी लिख सकते हो विद्या अध्ययन का कार्यक्रम 6 माह की पूर्णिमा के उत्सव समारोह पर प्रारंभ होता था। ये रहने दो, इतना नहीं, ये आप लिखना है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्धिक शिक्षा के विषय में क्या कहा था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्धिक शिक्षा के विषय में क्या कहा था, बताओ। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 पर पढ़िए, पढ़िए 18। डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्धिक शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी। ठीक, कैसी थी, ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली थी। या ये भी लिख सकते हो आप, लिखना चाहो इतना, ये एक पर्वतीय रूप था। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। बौद्धकालीन शिक्षा किसमें दी जाती थी, ये थी इसकी मौखिक थी। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा की ये बौद्धकालीन है। ठीक, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। कैसी थी, मौखिक थी। ठीक, बोल के शिक्षा दी जाती थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था, तो इसमें क्या था, इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद शाह कहा करते थे कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। मतलब मोहम्मद शाह कहते थे इस्लाम धर्म में कि आप दान देने से बेस्ट है कि आप अपने बच्चे को शिक्षित कर दो। और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, किसी ने कहा है कि अपने आप आधी रोटी खा लो, महात्मा गांधी कहना है आप आधी रोटी खा लो, अपने बच्चे को शिक्षित कर दो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, हुमायूंनामा किसने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हुमायूंनामा किसने लिखा है।
हुमायूं नामा किसने लिखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की पुत्री बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार ग्रंथ कहा जाता है, जो एक श्रेष्ठ इतिहासकार ग्रंथ कहा जाता है। आप हुमायूं पूछ लिया जाएगा हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आप लिखो दो गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने लिखा था, और ये पुत्री किसने की थी? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, तो इसे आप इतना लिखो, एक नंबर आपको मिल जाएगा। आप इतना लिख दो कि हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो आप इतना भी लिख के आओ गुलबदन बेगम, तो भी आपका एक नंबर मिल जाएगा। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है, ये कथन किसका है? बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही सच्चा, ना ही लेना अच्छा है, ये किसका कथन है? ये कथन है प्लेटो का। ये कथन किसका? प्लेटो का। प्लेटो के बारे में हम पढ़ चुके हैं आगे। प्लेटो के बारे में समझाने की तो इतनी लंबी क्लास हो जाएगी, सारे क्वेश्चन समझाएंगे तो बहुत लंबी क्लास होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ था? शिक्षा क्या अर्थ था? शिक्षा क्या थी, मतलब बता सकते हो? तो आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बालावस्था से चलता है और परिपक्वता मतलब परिपक्वता तक, परिपक्वता मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाती तब तक, और तथा इसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। उनका कहना था कि शिक्षा का वह क्रम है जो बालावस्था से स्टार्ट हो जाता है और व्यक्ति अपने हर एक माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने को ढाल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है, तो लिख सकते हो। शिक्षा एक उद्देश्य एक पूर्वदर्शिक लक्ष्य होता है, मतलब शिक्षा एक लक्ष्य होता है, किसी क्रिया को संचालित करता है, किसी क्रिया को संचालित करता है, अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है, मतलब लक्ष्य बनाओगे तभी आप आगे अपना वो लक्ष्य भेज सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, क्वेश्चन नंबर 25, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, बहुत बार पूछा गया। ये आपको सीटेट में भी पूछ लिया जाता है, टेट में और टेट में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसका? अरस्तु का। ठीक है, किसका है? अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? ज्ञान ही स्वर्ग एक ही उड़ान है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान है, उड़ान में पंखों का आधार है, का ये कथन किसका है? ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, ये किसने कहा था? ये कहा था शेक्सपियर ने। शेक्सपियर के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? शरीर और मस्तिष्क, आत्मा, इन तीनों का उचित सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है, और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था आधार बताओ। कौन होगा? किसने कहा था? ये कथन किसका है? ये कथन हमारा है गांधी जी का। ये गांधी जी ने कहा था। ठीक है, ये किसका? गांधी जी का। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? बताओ, संकुचित अर्थ क्या है? बताओ। 28 का हो जाएगा आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, सर्वगुणी विचार करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 29 क्या कह रहा है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आक्रमक, सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा है। मतलब क्या कह रहा है? इसका कहने का मतलब ये था, अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, अव्यवस्थित, आक्रमक, सभी स्थितियों में, परिस्थितियों में, सभी स्थिति या परिस्थितियों में, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 क्या कह रहा है? दूरस्थ शिक्षा
के कितने घटक हैं? दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो आप लिख सकते हो दूरस्थ शिक्षा मतलब होता है मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार की शिक्षा। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है घटक कौन सा होता है? मुक्त शिक्षा होती है, मुक्त अधिगम होता है, मुक्त और पत्राचार शिक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्राचार क्वेश्चन पढ़िए। पत्राचार शिक्षा का माध्यम था। पत्राचार शिक्षा का माध्यम था, क्या था? पत्राचार शिक्षा का क्या माध्यम है बताओ? एक का था, एक ही बात होती है। पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रिका प्रणाली है, जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करते थे। जो पत्राचार शिक्षा थी वो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करती थी, मतलब दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? वैदिककालीन शिक्षा से क्या अभिप्राय है बताओ, या तात्पर्य है? एक ही बात होती है, बताओ। वैदिककालीन शिक्षा मतलब वेदों पर आधारित शिक्षा, वेदों पर आधारित शिक्षा जो गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिककालीन शिक्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को ही वैदिककालीन शिक्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी। वेद कितने प्रकार के होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे पूछ लिया जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, ये 4 वेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साविद्या साविमुक्ति का अर्थ है। साविद्या या विमुक्ति का अर्थ है, क्या है? ऐसा ज्ञान जो छात्रों को जीवन संसार के मोह मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो। ठीक है, समर्थ है। ठीक है, समर्थ हो। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भैया, आपको उसके बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था बताओ? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल की शिक्षा क्यों कहा जाता था? यहाँ शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त की होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल की शिक्षा कहा जाता था। इस कारण से गुरुकुल की शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, इस कारण से गुरुकुल की शिक्षा कहा जाता था। बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने हैं हम लोगों को और फिर क्लास भी खत्म करनी है, लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को कहा जाता था? स्नातक। ठीक, स्नातक कहा जाता था। क्या कहा जाता? स्नातक कहा जाता था। ठीक, यहाँ पे गलत लिखा, स्नातक होता। ठीक, स्नातक कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 पढ़िए। 37 क्या कह रहा है? किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, विद्यार्थी और सामाजिक वातावरण बताए हैं? किसने बताए? ये बताए जॉन डूबी ने। किसने बताया? जॉन डूबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्राकृतिकवादी दार्शनिक किसे शिक्षा को कहा जाता है? किस शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं बताओ? मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवाद दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे बताओ? 38 का राइट आंसर पढ़िए उत्तर। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्राकृतिकवादी दार्शनिक बालकों को शिक्षा का केंद्र मानते थे, मतलब बालकों को ही शिक्षा का केंद्र मानना चाहिए, तभी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शिक्षा छात्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? किस शिक्षा छात्री ने किस शिक्षा छात्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? जॉन डूबी। ये आप जहाँ पे समाज आ जाए तो समाज आ जाए समझो, तो वहाँ पे आपके 90% आप लगा देना, आपको नहीं पता हो तो आप लगा देना जॉन डूबी, तो
तो आप जॉन ड्यूवी लगा दो, आपका सही हो जाएगा। नहीं पता है तो समाज वाला जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए जो जॉन ड्यूवी ने ही दिए, ठीक है, ये आप लगा सकते हो जैसे आपको नहीं पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा था 40 किसने कहा था शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? किसने कहा था शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया? ये कहा था जॉन एडम्स ने। किसने कहा था? जॉन एडम्स कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 किसने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? किसने शिक्षा को त्रिमुखी मतलब तीन मुखी प्रक्रिया माना है? किसने माना? ये आपके ड्यूवी ने ही माना है, ठीक है। ड्यूवी ने ही शिक्षा को तीन प्रकार की प्रक्रिया माना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 क्या कह रहा है? चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुव का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया का कथन किसका था? अरे भैया किसका था? ये था भैया रूसो या रॉस, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है? शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में व्यक्त किया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में व्यक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है, ये कथन किसका है? ये कथन है भैया प्लेटो का। किसका है? प्लेटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 45 समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? कथन है आप होगा, ठीक है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, ये कथन किसका है? ये रेमंड का है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पढ़िए। 45 पढ़िए क्या है? शिक्षा हमारा जन्म अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? ये है कथन पेस्टालोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधों का विकास कृषि के द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? लॉक ने कहा था, ये लॉक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 क्या कह रहा है? शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन ड्यूवी ने। ये जॉन ड्यूवी ने कहा था शिक्षा के साथ साथ बालक भी होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम होगा ना, तभी तो आप उसकी अच्छी शिक्षा दे सकते हो, ठीक है। ये क्लास आपने देख ली तो 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, इसमें हमने सही कराए हैं। तो यहाँ समझाने का टाइम तो नहीं है, आपको हम समझाने बैठ जाएं तो भैया क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, और इतना आपके पास टाइम भी नहीं बचा लंबी क्लास देख पाओ। तो इसलिए हम साला नहीं कराए हैं, आप इतना पढ़ जाओगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और साथ में लाइक भी करो। कमेंट नहीं कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा स्कोर बन रहा है आपका। ये कराने का मतलब ये है कि आपको जज किया जा रहा है तैयारी आपकी कैसी है, ठीक है। पढ़िए। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? कौन से 2 पक्ष हैं? प्रथम है शारीरिक और दूसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पे पहुंच गए हम लोग। विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बताओ। विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। कितने दिन का होता? ये आपसे पूछ लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52। एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है यार, किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? एडम्स ने लिखी थी। एडम्स ने लिखी थी, एडम्स लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के दो आधारभूत स्तंभ कौन कौन से बताए? कौन कौन से बताए बताओ। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा प्रक्रिया के एक अध्यापक बताया, एक छात्र बताया। मतलब एक अध्यापक होना चाहिए, एक छात्र बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। शिक्षा की प्रक्रिया समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन जॉन ड्यूवी। देखो समाज आ गया, समाज जॉन ड्यूवी। देखो समाज 90% पे आपको नहीं पता है तो आप जॉन ड्यूवी लगा देना, ठीक। आपके देखो वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप एग्जामिनर आपको समझेगा कि बच्चे में बहुत अच्छी तैयारी है, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर भी लिखा होगा तब भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ये कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं? बताओ किसका है? ये फोवेल का कथन है। फोवेल ने क्या कहा था? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जो जन्मजात शक्तियाँ हैं, जन्मजात जो एक्टिविटी हैं जो बाहर आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 क्या कह रहा है? ये कथन किसका है कि शिक्षा अंतर्निहित आंतरिक जीवन को आंतरिक एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है? किसने कहा था? ये कहा था आपके स्पेंसर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्या कह रहा है? ये कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप है, मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परस सत्य शिवम और सुंदरम का चिंतन और आनंद उठा सकते हैं। ये कहा था भैया अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? छात्रों में नैतिक के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? बालक के मतलब जो नैतिक गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है बताओ। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का उन्नय है, बताओ, उपन्नय है। ये कथन किसका है? ये रॉस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60। एजुकेशन एवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, बताओ कौन है? बघेल है साहब, बघेल साहब, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना था? ये माना था भैया जॉन ड्यूवी ने। देखो जॉन ड्यूवी आया, सामाजिक आ गया तो जॉन ड्यूवी आ गया, देखो कितना रिलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये कथन किसने कहा था? समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था बताओ। ये भाई सामने लिखा है तो नहीं कर सकते, बताओ। रास्क ने कहा था, रस्क। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। वैश्विकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण के ही होता है, सामाजिक वातावरण से ही होता है, बताओ किसने कहा था ये कथन? ये कथन नन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी देना। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है, एक कथन किसका है? ये कथन किसका है बताओ। J.S. बाल्डविन, ठीक है, बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 क्या कह रहा है? शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः ये कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ये उद्देश्य विहीन है, ये कथन किसका है बताओ। ये कथन है रिलविन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ये कथन किसने कहा था? समाज जो है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था हीले ने कहा था, हिगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैश्विक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए मनुष्य आवश्यकता रूप से एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसने कहा था? चाहिए, ठीक, ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षा के वैश्विक उद्देश्यों का समर्थक कौन करता था? बताओ। ये कहता था T.P. नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है, ये कथन किसका है? ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए भैया जल्दी जल्दी करना है, ये मत करना कि आप जल्दी कर रहे हो, ठीक है। किसने कहा था? संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, एडिसन ने कहा था, ठीक है। बहत्तर देखिए, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताओ। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। 73 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति का ये कथन किस दार्शनिक ने कहा था? ये जॉन डेवी ने कहा था। ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने। 74 देखिए, 74 क्या कर रहा है? जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखो, जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड। जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना होता है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? हार्वर्ड का, ठीक है। किसका? हार्वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए 76, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल में किसने अवस्था थी? भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही? किसमें आस्था रही थी? प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की वसु वेद कुटुंबम में आस्था रही थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, शिक्षा व आर्थिक मूल नामक पुस्तक है, किसने लिखी थी? ये लिखी थी बघेल साहब ने। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मनुष्य को वास्तविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालक का चारित्रिक विकास करना, मतलब चरित्र का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसके? मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संप्रभुता के किस पर निर्भर करती है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संप्रभुता किस पर निर्भर करती है?
किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संप्रभुता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है, शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? शिक्षा का मुख्य दायित्व है, शिक्षा का मुख्य दायित्व क्या है? शिक्षा का मुख्य दायित्व बताओ। शिक्षा का मुख्य दायित्व है राष्ट्रीय निर्माण करना। किसका? राष्ट्रीय निर्माण करना। नेक्स्ट पढ़िए। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर होना, आत्मनिर्भर बनना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनोगे, शिक्षा का मुख्य देन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है भैया? पढ़िए। किसने कहा था सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी विपरीत एवं सौम्य के रूप में होना चाहिए? बीमे होगा, बीमा होगा यहाँ पे, बीमे के रूप में होना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ये सही कर लेना, बीमा होगा यहाँ पे। 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? वैश्विक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। ये कथन किसका है? ये कथन बताओ। बी.डी. भाटिया साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कहा था ज्ञान ही पवित्रता है? किसने कहा था ज्ञान ही पवित्रता है? किसने कहा था बताओ? ये कहा था भैया सुकरात जी ने। किसने कहा था? सुकरात जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन पढ़िए। ये कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। ये कहा था अरस्तु साहब ने, ज्ञान ही शक्ति है। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ज्ञान प्रगति, ये कथन किसका है? ये सोफिस्ट का है। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए थे? बताओ, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए थे? कॉमेनियस ने कहा था। ठीक, कॉमेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कथन किसका? ये कथन किसका? जॉन एडम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। केवल ज्ञान ही परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यस्त एवं अभ्यस्त मनुष्य होता है। ये किसने कहा था? ये शेक्सपियर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता चयन जाते हैं। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था? बन जाते हैं। ठीक है, इसका था हाइड हेड। हाई हेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। ये क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। ये गलत लिखा, सद्गुणी होगा, सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख
केंद्रों के नाम बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम क्या? दिल्ली है, आगरा है, जौनपुर है, लाहौर है, अजमेर है, लखनऊ है, बीजापुर है, गोलकोंडा है, मादबा है, ये सब सुल्तान है। ये क्या थे? मुस्लिम शिक्षा के कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कौन था? प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग कौन था? अल्टर कमीशन। अल्टर कमीशन। ठीक है। 96 क्वेश्चन का है, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? किस वर्ष पेश किया था? इन्होंने किया था 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। 97 क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वही सद्गुणी है के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। ये किसने कहा था? ये सुकरात ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 98। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य देश शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य एवं ईश्वर के प्रति वफादारी या वफादार बनाना। ये कथन किसका है? गांधी जी का कथन है। ठीक है भैया, कथन है गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? उत्तर प्लेटो व्यक्त किया है। उत्तर प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया। ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ से विभक्त किया है, यहाँ से उत्तर होगा। यहाँ से कितना किया? प्लेटो ने नायकों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया। ये गलत टाइप हो गया। यहाँ से लिख सकते हो इसे, जैसे यहाँ से लिखना है आपको वैसे लिखना। ये यहाँ से काट दो, यहाँ से ये इसका आपका आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने नायकों को 3 श्रेणियों में व्यक्त किया। कितने? 3 श्रेणियों। क्वेश्चन नंबर 100। वह शिक्षा किस काम की है? काम काया लिख दो। काम। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान गलत क्वेश्चन है। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है। किसका है? रूसों का। ठीक है, तो ये आप सही कर लेना। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है। ये आप सही कर लेना। ठीक, ये थे 100 क्वेश्चन हो गए ये हमें। ठीक, 100 में आपका कितना बनना, कितना कॉन्फिडेंस आया आप जरूर बताओ, क्योंकि आपके एग्जाम 3 तारीख से एग्जाम है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें पता हैं तो यहाँ पर अच्छा स्कोर वहाँ पे कर सकते हो। जैसे वहाँ पे आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन सही हो रहे और तो आप थ्योरी वाले आप थोड़ा इधर उधर भी लिखाओगे तब भी आप काम चल जाएगा। ठीक है, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, आपको फ्री वाई पोस्ट चलाई जा रही है। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लगभग शायद 291 क्वेश्चन है। ठीक, अभी 100 ही हुए हैं, तो 191 अभी हम लोगों के क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, चलो और देखते। क्वेश्चन नंबर 101। मनुष्य की सबसे बड़ी अवस्था, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है। शिक्षा नहीं। ये किसने कहा था? ये स्पेंसर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा का अनुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। किसने कहा था? जॉन डेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 103। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। ये किसने कहा था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। नैतिकता सिखाती है। क्या? नैतिकता सिखाती है, सिखाती नहीं। सिखाई नहीं जा सकती, किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है।
नैतिकता जो सिखाई नहीं जा सकती आपको, ये आपको बीमारी तरह ही बीमारी तरह ही पकड़ी जा सकती है। इसने किसने कहा था? स्टॉक पकड़ने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, मनुष्य शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित स्वाभाविक व प्रगतिशील है, ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? ये है कथन पेस्टालोजी का। ये कथन किसका? पेस्टालोजी का। ये गलत, ये यहां से गलत हो। 106 क्वेश्चन देखिए, ये कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है? ये पेस्टर का है, पेंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान होता है? आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान होता है? आध्यात्मिक जगत का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 108, आदर्शवाद के अनुसार ब्राह्मण की रचना किस शक्ति से हुई है? ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? ये आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। 109 देखिए, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के सशक्त मूल्यों एवं आदर्शों के रूप में व्यक्त किया? ये प्लेटो ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवादी दार्शनिक में वस्तु की अपेक्षा किए गए महत्व थे। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया? किसे होगा? किए नहीं, किसे महत्व दिया गया? आदर्शवादी दार्शनिक में वस्तु की अपेक्षा विचार पर महत्व दिया, विचार को ज्यादा महत्व दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, प्रश्न विधि के जनक कौन थे? प्रश्न विधि के जनक थे सुकरात थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। संवाद विधि के जनक कौन थे? संवाद विधि के जनक प्लेटो थे। ये कहते थे बच्चों को संवाद करके, एक दूसरे वार्तालाप करके सिखाना चाहिए। ठीक है, निगमन एवं आगमन विधि के जनक तो होते अरस्तु थे। अरस्तु ने। निर्देशन विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? हार्वर्ड को माना जाता है। तर्क विधि के जनक थे। तर्क विधि के जनक कौन थे? तर्क विधि के हीले थे। 16 क्वेश्चन नंबर, खेल विधि के जनक कौन थे? फोवेल थे। खेल विधि के द्वारा सिखाना चाहिए, ये फोवेल का मानना था। ठीक, बच्चों को खेल विधि द्वारा सिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन थे? ये कौन थे? पेस्टालोजी। किस दार्शनिक ने कहा था कि अध्यापक वही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? सही होगा, सही चरित्र एवं आध्यात्मिक का प्रतीक होता है। एक आधा जेंटल लगा था। आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य था सामाजिकरण। कितना था? सामाजिकरण। प्रोजेक्ट मेथड की खोज किसने की थी? प्रोजेक्ट मेथड की खोज किसने की थी? ये की थी किलपेट्रिक ने। 122, अनुशासन के 4 दायित्व किस दर्शन में बताए हैं? अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं? ये प्रयोजनवाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जॉन डोबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? जॉन डोबी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। जॉन डोबी
को शिक्षा प्रक्रिया मानता था। जॉन डूबी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता था। बालक की शिक्षा हेतु अध्यापक शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। डूबी इसे सामाजिक वातावरण कहलाता है। डूबी इसे सामाजिक वातावरण कहता है या कहलाता है, कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 24। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूल करना, ये संबंध डूबी के विचार लिखिए। मतलब कह रहा है शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूलन करना, इस संबंध में डूबी के विचार लिखिए। मतलब डूबी ने क्या कहा था सामाजिक ऊपर और वातावरण, तो कहा था शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की एक निरंतर प्रक्रिया होती है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता का प्रदान करता है। मतलब बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करता है। कहने का मतलब ये था, जो डूबी ये कहता था कि शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की एक निरंतर प्रक्रिया, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में, मतलब हर एक अवस्था में उसका उद्देश्य था बढ़ते, मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, पच्चीस देखते हैं। फोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या था? फोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या था बताओ? फोवेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य था शरीर और आत्मा का बंधन, शरीर और आत्मा के बंधन से मुक्त करना। कहने का मतलब ये था, फोवेल मानता था कि मतलब शरीर और बंधन के आत्मा को मुक्त करना, इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण और तैयार करना, ठीक है। 126। फोवेल के अनुसार शिक्षा का दो उद्देश्य क्या था? फोवेल के अनुसार शिक्षा का दो उद्देश्य क्या था? फोवेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य या दो उद्देश्य एक ही बात है। फोवेल के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य था व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि ईश्वर की स्थिति में सबको एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है। वो कहता है कि यहाँ से पढ़िए, शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं को निहित आंतरिक अविचित्रित समझ ले। ठीक है, अविचित समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 27। क्या कह रहा है? फोवेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ की थी? फोवेल ने कितनी 1805 में। कब की थी? 1805 में की थी। शिक्षा कार्य आरंभ किया था और 1839 में उसने एक विद्यालय खोला था। कब खोला था? 1839 में उसने एक विद्यालय खोला था जिसका नाम उसने बालो उद्यान तथा किंडरगार्टन रखा था। ठीक है, वह कहता था हमें अपने बच्चे के लिए जीवित रखना चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। वो कहता था कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए, इसलिए हम अपना अच्छा उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। फोवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। फोवेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य मनुष्य के निहित शक्तियों का नियंत्रण विकास करना, ना कि उसको अधिक ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, कहने का मतलब यही था। फोवेल कहता था कि शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का नियंत्रण विकास करना है, ना कि उनको अधिक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, 129 देखो। मॉन्टेसी पद्धति का सिद्धांत लिखिए। मॉन्टेसी पद्धति का सिद्धांत बालक एक शरीर है जो बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। एक आत्मा है जो विकसित होती है। एक शरीर है बढ़ता है, एक आत्मा है विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें बदलना चाहिए, परंतु उस समय की अपेक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम अनुसार विकास हो। ठीक, कहने का मतलब ये था, मॉन्टेसी कहता था कि जो बालक का शरीर होता है बढ़ता भी है, शरीर एक है
जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। ये दोनों जो स्वरूप हैं जो समय के साथ अपने शक्ति में अनुसार विकसित हो जाते हैं। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा को कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षण विधिया की 8 विधियां। कितनी है? 8 विधियां। ठीक है, 8 विधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार था। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवादी ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? बताओ। यूरिस्ट विधि को। ठीक है, प्रकृतिवाद ने जन्म प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है? किसे आवश्यक माना है? इंद्रियों को। ठीक है, किसे? इंद्रियों को। प्रकृतिवाद के अनुसार किसके महत्व को अस्वीकार किया गया? प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को स्वीकार किया, अस्वीकार किया। आत्मा और परमात्मा को ही स्वीकार किया, अस्वीकार किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किस सर्वोच्च स्थान है? प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। क्रिया को सर्वोच्च किसे? क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। वर्तमान में भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, किसे देता है? सर्वोच्च। ये नहीं रख सकते, ये देखो, क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। ये आप काट दो यहां से, ये काट दो, ये नहीं हुआ, इतना आप लिखना। प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। 37। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता था? ये ईश्वरीयवाद सत्ता को नहीं स्वीकार करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? क्या है? उपयोगिता। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उसकी उपयोगिता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता था? प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता था। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? निरंतर, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, किस दर्शन को अर्थ क्रियावाद, व्यवहारवाद, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद को किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? रूस को, जेम्स के अनुसार। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी है? प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज है, समाज की देन है। ठीक, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है? जो मंद बुद्धि बालक थे उन पर ध्यान दिया। ठीक है, जो मंद बुद्धि बालक थे उन पर ध्यान दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना से आप क्या समझते हो? संरचना से आप क्या समझते हो? सामान्यतः संरचना के कथन, सामान्यतः संरचना के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण ठीक है ना, स्पष्टीकरण जैसे प्रश्न है, आदि है, दूरस्थ दूराज्य है, क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न करती है। ठीक है। 47 सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखी है। सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा लिखी है, लिख सकते हो। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। मतलब समाज में जो परिवर्तन हमारे बदलाव होते हैं दिन प्रतिदिन, उसको ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। चाहे वे ये बदलाव भौतिक हो, वैद्युत दिशाओं में हो या सांस्कृतिक दिशाओं में, अथवा जनसंख्या की संरचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार के संबंधी अंदर एवं आविष्कारों परिणाम स्वरूप कहीं भी हो सकते हैं आपके बदलाव। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। INCTE से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? दिल्ली में। कहाँ होता है? दिल्ली में। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2019 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। आज उसे विश्वविद्यालय के स्तर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि गांधी की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा को प्राप्त करते समय व्यावसायिक बन सके। ठीक है, व्यावहारिक बन सके और जीविकोपार्जन से सीख सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये तो ये लिख सकते हो शिक्षा का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 पे पहुंच गए हम लोग। पढ़िए क्वेश्चन। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन है? बताओ। विचारों को प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा, ठीक, समाचार पत्रों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 151 जल संचय का मूल सिद्धांत क्या है? जल संचय का मूल सिद्धांत का जल को एकत्र करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है? 2019 में पूछा गया डीएल में। विद्या ज्ञान बोध और विनय से। ठीक है, विद्या ज्ञान और बोध विनय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 बालिका शिक्षा का आशय क्या है? बालिका शिक्षा से आशय क्या? ये 2019 में पूछा गया। शिक्षा हर एक मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान है। कहने का मतलब ये बिना शिक्षित व्यक्ति मनुष्य पशु के समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था। यह स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में नारी भी पुरुष के समान शिक्षित हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट कारण देखा
दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उच्च स्तर पर उच्च शिक्षा के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करना, शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकसित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय तथा समुदाय में घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय तथा समुदाय के चरित्र पर सुधार। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है। ये नहीं, ये विद्यालय में संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर करता है। ठीक है, ये लिख सकते हो। अब देखिए, मांटेसी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत बताइए। मांटेसी पद्धति पर व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत बताइए। मांटेसी का कथन था, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना अथवा अपेक्षा उचित नहीं है, बल्कि बालकों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस ना लगे। ठीक है। विद्यालय के वातावरण को सम्मिलित बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। मांटेसी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता था। मांटेसी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता था। मांटेसी पद्धति में बालक को लिखना सिखाया जाता था तो उसे 3 कार्य करवाए जाते थे। नंबर 1, लेखनी पकड़ने का अभ्यास। नंबर 2, अक्षरों को स्वरूप का ज्ञान। तीसरा क्या है, अक्षरों का उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158। मांटेसी पद्धति के अनुसार बालक कैसे सिखाया जाता था। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ले यहाँ पर मांटेसी पढ़िए। मांटेसी पद्धति के अनुसार बालक कैसे सिखाया जाता है। मांटेसी पद्धति में जब बालक को पढ़ाना सिखाया है तो शिक्षक किसी परिचित वस्तु को भेज कर रख देती थे और श्यामपट पर उनका नाम लिख देती थी, पर बालक की उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता था। बार बार पढ़ाया जाता था। शब्द को पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता था। ठीक है, पहले शब्द पढ़ाया जाता था, फिर सच्चा और समाज में क्या संबंध है। सच्चा और समाज में क्या संबंध है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसको शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकता अनुसार पूर्ण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांटेसी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है। मांटेसी अनुसार 7 वर्ष की आयु तक बालकों की ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से विकसित होती हैं। मतलब कितने वर्ष, 7 वर्ष तक। अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को विकसित किया जाना चाहिए। ध्यान रखना भैया, ये क्लास आपने कर ली तो ना आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे। जिग्गू भाई के शिक्षा के संबंध में क्या विचार था। ये हमने बहुत चीज़ें विस्तार से पढ़ाई हैं। ठीक है, अब हमें विस्तार से पढ़ाने पर टाइम नहीं बचा, नहीं तो आपको हम विस्तार से भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आपको विस्तार से पढ़ाएंगे तो इतना टाइम है नहीं कि आप पढ़ सको। जिग्गू भाई शिक्षा के संबंध में मत था कि शिक्षा ही बालकों का मार्गदर्शन और उनका प्रशिक्षण अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या था। बुनियादी शिक्षा। प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा था। बताओ। शिक्षा प्रथम एवं
श्रेणी वस्तु है, मतलब श्रेष्ठतम मतलब श्रेष्ठ वस्तु है जिसमें सर्वोच्च मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। एमिल किसकी रचना है? रूस की, रूसो की रूस नहीं, रूसो। चैनल भैया सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया हो तो। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य, इसका प्रतिपादक कौन करता है? रूसी प्रगतिवादी विचारक था इसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। 12 वर्ष की आयु तक बालकों की अनौपचारिक शिक्षा देने का पक्ष में नहीं था। वो उसका कहना है मतलब जो बालक 12 वर्ष का है उसे अनौपचारिक शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166। रूसो के अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? बताओ। रूसो ने अनुशासन के 2 पक्षों का प्रतिपादन किया था। नंबर 1 स्वतंत्रता का, नंबर 2 प्रगति परिणाम द्वारा अनुशासन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने का आशा है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत और बुरे कार्य के लिए दंडित करता है। ठीक, अच्छे कार्यों के लिए हमें पुरस्कार मिलेगा और बुरे कार्य करने के लिए हमें दंड मिलेगा। प्रकृतिवाद ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68। डूबी के अनुसार शिक्षक क्या था? डूबी के अनुसार शिक्षक क्या थे? डूबी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। फोवेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका नाम बालोधन किंडरगार्टन था। कब किया था? 1939 में, 1839 में। बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आपको खाली अभी पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, विस्तार से पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहा है कि जो आप विस्तार से पढ़ सको। ठीक है, फिर आप पहले से पढ़ना चाहिए था तो विस्तार से पढ़ सकते थे। अब टाइम है ही नहीं, आप पढ़ना भी चाहो तब भी नहीं पढ़ सकते हो। मांटेसी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा था? मांटेसी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा था। कामेंद्रिय शिक्षा, ज्ञानेंद्रिय शिक्षा और तीसरा क्या था? भाषा तथा गणित की शिक्षा। भाषा तथा गणित की शिक्षा। पहले कामेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, भाषा और गणित की शिक्षा, गणित की शिक्षा। कुठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालय के संबंध में क्या लिखा था? कुठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालय के संबंध में क्या लिखा था? कभी कभी इस बात का की ओर विशेष पूर्ण रूप ध्यान देना चाहिए नहीं दिया जाता था कि समय में देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी संतुलन मौजूद है। एक राज्य एक दूसरे राज्य के विकास में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले एवं दूसरे जिले में बड़ा विकास का बड़ा अंतर दिखाई। कहने का मतलब ये था, वो कहता था कि एक देश से एक जिले राज्य से दूसरे राज्य में बहुत अंतर दिखाई देता था, एक जिले से दूसरे जिले में शिक्षा का बहुत अंतर दिखाई देता था। ठीक है, शैक्षिक विषमता एक कारण निधानता भी है। ठीक है, किसने कहा था? शिक्षा के अवसर की विषमता एक कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है बहुत थोड़ा सा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षिक संस्था में के निकट होते हुए भी ये अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्था से दूर होने पर भी मिल जाता है। ठीक है, शिक्षा के वैश्वीकरण से की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश खुशहाल तभी पूर्ण हो सकती है जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण व पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 55
छीनना, बाल श्रम, टिप्पणी लिखिए। ये तो आप लिख सकते हो स्वयं भी। सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क एवं शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बालक शिक्षा के में बाधक पारस्परिक परिस्थितियों बाल श्रम को विभेद करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है, जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बालक श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75। जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? तो लिखिए जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? लिखिए, लिख सकते हो, लिखो क्या है, पढ़िए। जनसंख्या में अवध गति की वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्ष को पढ़ने वाले कुप्रभावों को, मतलब जो प्रभाव पड़ते हैं, जागरूक एवं संबंध संसाधनों के विषय में वैश्विक क्रांतियों को शैक्षिक व्यवस्था की जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं उनसे क्रांति शैक्षिक व्यवस्था की जनसंख्या पर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 76। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित है। ठीक, राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन के लिए, कुशलता के लिए, परिवार स्वतंत्र के लिए, कार्यक्रम की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए और योजना को सफल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया? ये क्वेश्चन दो पढ़ चुके, कितने किया? 83 मूल्यों को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 78। शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः किसी भी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। मतलब किसी भी समाज का विकास करना है, वहाँ पर शिक्षा की उत्तम व्यवस्था कर देनी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य है कि मनुष्य को ये सिखाया जाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामाजिक क्रिया को प्रधानता दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समाज का प्रमुख शैक्षिक कार्य क्या है? समाज बालक हेतु शिक्षा संसाधनों की स्थापना करता है। उन संसाधनों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 कह रहा है समाज शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? समाज शारीरिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? समाज अपने हितों के लिए शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के साधनों का संबंध करता है और समाज बालकों के व्यवसाय हेतु व्यायामों एवं निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। परिवार ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव डालती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत इच्छता को आदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए।
बौद्धिक विकास के संबंध में खिलौने हैं, पहेली हैं, बॉक्स हैं, पहेलियाँ हैं, शिक्षा प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, पुस्तकें हैं आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर को बालो उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है? घर को बालो उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? लिख सकते इस संबंध में जिग्गू भाई विदेका ने लिखा है कि हमारे घरों में ऐसी खुटियाँ हों जिन तक बालक के हाथ पहुंच सकें। हमारे घरों में टेंगी बड़ियाँ तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती हैं उनकी, और हमारे अपना ध्यान ही बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको बालकों के लिए ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए, ये लिख सकते हो आप। व्यक्ति और समाज का संबंध क्या होता है? व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध होता है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज को समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। जन्म जब लेता है तभी से उसे समाज का प्रभाव में आने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, किसका कथन है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के संबंध में स्थापित करने की शक्ति है? ये रविंद्रनाथ टैगोर की। बुनियादी शिक्षा की विशेषता बताइए। बुनियादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता होती है बालक का महत्व, समाज मूल्यों का बल, अनुभव एवं क्रियाओं का बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। ठीक है, सतासी, प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य है उचित पथ का प्रदर्शन करना, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करना, गतिशील संसाधनों संपृक्त मस्तिष्क का विकास करना, सामाजिक कुशलता का विकास करना। 88 देखो, जॉन डुवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन डुवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन डुवी ने शिक्षा के 2 आधार बताए हैं, एक मनोवैज्ञानिक, एक सामाजिक आधार। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भैया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ में लाइक भी करते रहो। लाइक क्यों नहीं कर रहे भैया? योजना विधि के जनक कौन थे? योजना विधि के जनक कौन थे? इस विधि का सोपानों वो बताइए। बताओ। योजना विधि के जनक किलपेट्रिक थे। जॉन डुवी के शिक्षक थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं: क्रिया का सामंजस्य, परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या समानित, साधन, प्रशिक्षण, प्रयोग। ठीक, मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? ये आपका इलाहाबाद में है। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? ये आपका लखनऊ में। राज्य परियोजना कार्यालय आपका लखनऊ में है। SCIRT का पूरा नाम बताओ। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, 93 क्या है? NCERT का पूरा नाम बताओ। NCERT का पूरा नाम तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद कहाँ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1981 में। कब हुआ था आपका? 1981 में। ठीक है, NCERT का पूरा नाम बताओ। NCERT
कहाँ है? ये आपकी दिल्ली में, NCERT आपकी दिल्ली में। पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम आप भी पढ़ चुके हैं। BRC का पूरा नाम क्या होता है? ब्लॉक संस्थान केंद्र, BRC, ठीक है। 97, घर ही परिवार के मूल्यों का विकास मूल भूमिका है, बताओ। घर को जीवन की सशक्त पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुभूति करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक के मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है? आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, VCR, समाचार पत्र तथा पत्रिका संचार, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का आशय देश के विभिन्न राज्यों एवं व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा विषयक भिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना, समावेश करना, ठीक है। अब देखो 200 क्वेश्चन है। 200 में आप देखो कितना कॉन्फिडेंस आपको आया। 200 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। राष्ट्रीय एकता के लिए लाभ बताइए। भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार अंत, स्वपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय सांस्कृतिक आर्थिक प्रगति सहायता, सामाजिक प्रगति में सहायता, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी, ठीक। ये आपके 200 क्वेश्चन हो गए। अब बताओ 200 में आपका कैसा कॉन्फिडेंस रहा है, बताओ 200 में कैसा कॉन्फिडेंस रहा। अब आपके बचे 99 191, खाली 91 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी जल्दी जल्दी खत्म करने हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी खत्म करने हैं। पढ़िए क्वेश्चन, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जो व्यक्ति को ये बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरना विश्व का भी सदस्य है, ठीक है। बुनियादी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, महात्मा गांधी। मानटेसी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता बताइए। कामेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, एक कर्मेंद्रिय भी है, 3 है, ठीक है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की पद्धति क्या थी? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या थी? करके सीखना, ठीक है, अनुभव द्वारा सीखना, सह संबंध द्वारा सीखना। पंचपति प्रणाली के जनक थे, ये थे हर्बर्ट स्पेंसर। खेल विधि का जनक कहे जाते थे भैया फ्रोबेल को। किंडरगार्टन को, ये भी आपको फ्रोबेल लगाना है। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता कौन थे? ये भी फ्रोबेल थे। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षण प्रणाली के विषय में बाल भवन कहा था? जिग्गुबाई विवेकानंद ने, ठीक है। 210 जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया था? ये गया था 1969 में, ठीक है। शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराना इस योजना का कार्यक्रम तय हुआ था, बताओ। शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर शिक्षा के प्रत्येक बालक तक पहुंचना, ठीक है। एक निश्चित आय स्तर से कम आय स्तर के बालकों को घरेलू कार्य करना चाहिए, बाल श्रम। परिवार, समाज और राज्य जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? ये शिक्षा के, ठीक है, किसके? शिक्षा के। बालकों विद्यालय में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना, वह सभी की एकता बनाए रखना कहलाता है। क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक समानताओं में समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय समाज में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव एवं कार्य व्यवहार करना चाहिए। लैंगिक समानता है, यह वो है लैंगिक समानता, ठीक है।
क्या लैंगिक समानता। डाइट का पूरा नाम बताओ, डाइट का पूरा नाम बताओ। आज अब डीएलएड कर रहे हैं तो डाइट का पूरा नाम पता होना चाहिए। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी का पूरा नाम बताओ। न्याय पंचायत संसाधन, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, ठीक है। 18 ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम प्रधान होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। ये आपका प्रधानाध्यापक होता है। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है। ये आपका इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है। ये वाराणसी में आपका स्थित है। अगला भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ, ये आपका इलाहाबाद में। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है। प्रज्वल संस्कार, प्रज्वल संस्कार, ठीक है। 24 देखिए भैया, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास हो जाता है, आत्मज्ञान का विकास दिया जाता है आदर्शवाद में। शिक्षा वह है, शिक्षा जो वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं मिलती है। ये है प्रकृति बाद में। विद्यालय प्रगति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो। ये विचार किसने दिया था। ये विचार किसने दिया था। ये रूस ने विचार दिया, रूसों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। छात्रों को गतिशील एवं उदाहरण माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही विवरण शिक्षा सहजता के पढ़ाना ही की वकालत करने की ये जॉन डोवी ने की थी, ठीक है। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास कर सके। उसमें से आत्मज्ञान, सामाजिक और आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, स्वतंत्रता की न्यायता, हिंसा, एकता, भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती। एक विचार किसका था। ये महात्मा गांधी का विचार था। ये किसका होता है। महात्मा गांधी का विचार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29। वैश्विक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है। किन्वय, विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। प्रमुख उद्देश्य क्या था। मोक्ष प्राप्त करना। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार पूछा हुआ। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कहा जाते थे। बताओ। विलियम्स जेम्स कहा जाता है, ठीक है। विलियम्स जेम्स। शिक्षा सर्वशिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन को सामंजस्य स्थापित करती है। एक कथन किसने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बालकों को बालो देवो भव की संज्ञा किसने दी थी। ये है जिगुबाई ने। मांटेसी की शिक्षण विधि में कितने भागों को विभाजित किया गया। मांटेसी ने शिक्षण विधि को कितने भागों में विभाजित किया है। काम इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और पढ़ने लिखने की कर्तव्य से 3 विधियों में किया है, ठीक है। ये अभी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ये 4 अगस्त 2009 को। 36 क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। पढ़ लीजिए। जनसंख्या नीति से तात्पर्य थे आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्यिकी आधार पर आधारित प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करते कार्यक्रम बनाए गए हैं, इनका मापन था, ठीक है। अब देखिए जल प्रदूषण को कितने भागों में। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। देखो ये आप इतना इंपॉर्टेंट, ये आप स्वयं भी लिख सकते हो। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भी।
जल प्रदूषण को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों की नालियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन व मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नदियों के मृत में पशुओं को बहने के रोकने चाहिए। ये आप स्वयं भी लिख सकते हो, ये तो आप स्वयं भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1986 में। ये क्वेश्चन देखिए, भूखंडीय एवं ताप वृद्धि किसे कहते हैं? बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सामान्य भूमंडलीय वृद्धि आशय पृथ्वी के तापमान आने वाली वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, 240। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख अवस्था लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण अभाव। समस्या बोला था। किन्हीं 4 मानव मूल्यों के उल्लेख किए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और भावना, ये दया, ये सब है। ठीक है। 42। फ्यूवेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया था? किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्य, शिवम, सुंदरम होगा की धारणा में विश्वास था। इन्होंने ईश्वर की सर्वोच्च मानव माना जाता था। ठीक है। फोवेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फोवेल की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फोवेल की एक एजुकेशन ऑफ मैन और दूसरी रचना है मदर्स एंड प्ले ऑफ सॉन्ग। मदर्स एंड प्ले सॉन्ग्स। ठीक है। जनसंख्या, ये लिखो है, आप पढ़िए। जनसंख्या शिक्षा की बोर्ड एवं परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित कीजिए। देखो दोनों हैं, दोनों आप लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे क्वेश्चन यहाँ पे, ये देखो हमने लिखा और एक पढ़ देते हैं और तुम लिख सकते हो। शिक्षा जनसंख्या का अर्थ परिभाषित कीजिए। जनसंख्या शिक्षा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जनसंख्या एवं शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने हेतु उनकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक होता है। ये परिभाषा आप लिख सकते हो, ये परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, ये परिभाषाएं 2-3 हैं, आप भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने की किया जाता है। नंबर 2, पद्धति में स्व अध्ययन की सेल्फ स्टडी की जाती थी। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, टेलीविजन, पीसीआर, प्ले ऐप, कंप्यूटर, इंटरनेट की आवश्यकता होती थी। ठीक। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित व्यवसाय, प्रयास, संबंध, संतान के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्येक रूप से जीवन के से संबंधित होती है। शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। ठीक है। बालक के आचरण में के रूपांतरण करते हुए किंतु रूपांतरण क्रिया के अज्ञात प्रत्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मल्टीमीडिया क्या है, मतलब मीडिया क्या है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। आधुनिक समय में मल्टीमीडिया का वास्तव में योजना का आदान प्रदान करना या बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीकी एवं सूचनाओं एवं इसमें डिजिटल वीडियो, फोटोग्राफी, ऑडियो वीडियो, ये सब है, ये आप लिख सकते हो स्वयं, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो, बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कर सकते हो, देखिए यहाँ से देखिए।
संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ प्रतिष्ठित के होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमणों के अलावा संघ में और किसी की शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी और संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रवेश होने के प्रवज्ञा कहते थे। इसका अर्थ था बाहर जाना। भावी भिक्षु परिवार से अलग होकर बाहर आकर बौद्धिक संघ में मिल जाते थे। 8 से 12 वर्ष की आयु में थे। 20 वर्ष की आयु में संपदा संस्कार दिया जाता था। इसके बाद भिक्षु संघ का पूर्ण सदस्य बन जाते थे। ठीक, ये आप लिख सकते हो। इसे आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये गुरु और शिष्य का संबंध, तो गुरु और शिष्य का संबंध भी लिख लो। गुरु और शिष्य का संबंध एक विषय, गुरु एवं शिष्य का संबंध बड़े घनिष्ठ संबंध, मधुर संबंध कहते थे। दोनों को जीवन सदा तथा निष्ठ होता था। गुरु और शिष्य की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास होता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ में निष्पादन करते थे और गुरु ये पता था कि कोई भी शिष्य पर्याप्त मात्रा में सम्मान नहीं करते हैं तो उसे मठ से बाहर भी किया जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवादी के प्रमुख प्लेटो हैं, ड्यूबी हैं, स्पेंसर हैं, हीले हैं, ये शब्द हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे था। ये नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1863 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब की थी? ये आपकी 1990 में की थी और शांति निकेतन पुरस्कार की स्थापना। ठीक है। 53 जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख लक्ष्य बताइए। जनसंख्या के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से देखिए आप, ऐसे देखिए निम्नलिखित लक्ष्य कौन कौन से हैं, ये पढ़िए। देखो, कहाँ है लक्ष्य प्रमुख, देख लेते हैं। लक्ष्य देखो प्रमुख, प्रमुख लक्ष्य देखते हैं। नंबर 1, आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, प्रहार एवं जीवन की लक्ष्य, अन्य आवश्यकताओं के उचित स्तर को उपस्थिति, साहित्य जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता को लिए जनसंख्या की विशेषता को महत्व अनुभूति करना। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? छोटे परिवार को जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के उचित जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती थी, प्रशांतमक दृष्टि से देखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। तो आप लिख भी सकते हो, हमें क्या पता है। देखो 2016 में पूछा गया, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा जीवन, हवा, जल गंदा एवं दूषित हो जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय एवं पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्लेटो के द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखिए। एकेडमी। राज्य से क्या अभिप्राय है? I.L. कैंडल के अनुसार राज्य की परिभाषा को संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जाती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिससे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक कौन थे? ये भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोवेल ने ही कहा था। ये 2017 में पूछा हुआ है। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखते थे? ये प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखते थे। ठीक है। शिक्षण विधि के जनक कौन थे? सुकरात। प्रगतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फोवेल ने किंडरगार्टन का प्रारंभ कब किया था? 1839 में।
समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य क्या है लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल का अर्थ लिखिए। मूल का अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ लिखिए। मूल शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण महत्वपूर्ण, सम्मानीय, उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षित है, उचित वातावरण न मिलना, ये जागरूकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोलकाता मदरसा किस सन में खुला था? सन में खुला था, सन होगा, सम नहीं, सन में खुला था। ये 1771 में गवर्नर जनरल वार्न हेस्टिंग के द्वारा खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बनारस संस्कृति कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये आपको 1791 में जोना एलस डंटन के प्रयासों द्वारा खोला गया था। ठीक है, मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया था? 1835 में, फरवरी में 1835 में। वुड का घोषणा पत्र लिखा है। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की थी? बताओ। वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की थी। 1854 19 जुलाई को। ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न संसाधनों आय एवं वर्ग में अधिक दबाव डाला गया था। किसे? आय का कोई प्रतिबंध नहीं था, इसमें आय का कोई प्रतिबंध नहीं था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। शिक्षा के वैश्विक और सामाजिक उद्देश्यों को समझना आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और समाज कल्याण के लिए है। ये कथन किसका? ये प्लेटो का कथन है। किसका? प्लेटो का कथन है। प्रारंभिक शिक्षा कब प्रारंभ हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डेवी ने कहा था शिक्षक में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल होना चाहिए, तो इसे त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? फोवेल और जॉन डेवी ने। गांधी जी द्वारा मतलब प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखी। गांधी द्वारा शिक्षा की परिभाषा लिखी, कैसे लिखोगे बताओ। गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा हमारा अभिप्राय है बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक और मानसिक आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, लिख सकते हो। देखो यह पूछा भी गया है 2018 में। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है, परिवार में बच्चों की मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों की मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों की मुख्य रूप से कहानी द्वारा शिक्षा दी जाती है, कहानी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77। प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। एक तो पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध, दूसरा नवीन मूल्यों का निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं गांधी जी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? ये जन्म हुआ था 31 अगस्त 1870 में। ठीक, चिरिया बेली में, ये इटली में है। ठीक, कहाँ है? इटली में। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए, कैसी हो? ये आप लिख भी सकते हो, पढ़ लें। मैकावर के एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारिक एवं प्रतिक्रियाओं की
अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह एवं विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनता की स्वतंत्रता ही एक व्यवस्था है। ठीक, अपने आप भी भाषा में लिख सकते हो, आप इसे नहीं लिखना चाहो। ठीक है, शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बताइए। परिवार भी है, समाज भी है, आपका राज्य भी है, जनसंचार भी है, ये शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के क्या आशय हैं? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। ठीक है, संविधान की धारा 29B में शिक्षा के सार्वभौमिकरण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बाल श्रम शिक्षा का क्या अभिप्राय है? जो 14 वर्ष की कम आयु के द्वारा बालक को जो कार्य किए जाते हैं उसे बाल श्रम को कहते हैं। ठीक है, जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों द्वारा किया गया कार्य, मतलब श्रम मतलब होता है कार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण के प्रमुख वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं, एक प्रगतिगत एक मानव स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहते हैं क्वेश्चन, जल संरक्षण से आप क्या समझते हो? जल संरक्षण से आप क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल संरक्षण के नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना। ये संरक्षण साहित्य एवं भूमि के आधार को दोनों ही प्रकार की जल संरचना करता है तथा जल के प्रदूषण को नियंत्रण रखना। ठीक है, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो, बहुत चीज़ें हैं। आप देखो ये आ गया, प्राचीन काल में वेद के ज्ञाता को क्या, 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? 2 वेद के ज्ञाता को कहा जाता है वसु। ठीक है, 3 वेद के ज्ञाता को क्या जाता है? प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या जाता है? रुद्र कहा जाता था। क्या जाता? रुद्र कहा जाता। प्राचीन काल में 4 वेदों के ज्ञाता को क्या जाता था? आदित्य कहा जाता था। आदित्य कहा जाता था। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था में पूर्ण करने के बाद, जब वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था, कौन सा संस्कार किया जाता था? वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश लेने के समय वह चुंडा कर्म संस्कार किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार किया जाता है? इसमें आप बता सकते हो उपन्यास संस्कार। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, उपन्यास संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपन्यास संस्कार शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। ठीक, गुरु के पास ले जाना। तो ये थी आज की महामैराथन, ये आपकी कंप्लीट हो गई। ये देखो, ये 291 क्वेश्चन है, ये आपने कर लिए तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक हमने ऑब्जेक्टिव मैराथन करा दिए, वो नहीं देखी, वो भी देख लिए जाके, और ये करा दिया, आपके बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, चलो फिर भैया, आपके पास टाइम बचा नहीं है, आपको 3 अप्रैल से पेपर हैं। ठीक, 3 अप्रैल से पेपर हैं आपके, तो आपके पास टाइम बचा नहीं है, तो इसलिए आप लग जाइए अपनी तैयारी में और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। बैक लगने से अच्छा है आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं किया है तो जरूर कर लें। अपने दोस्तों को ये चीज़ क्लास शेयर कर दें, जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और मिलते हैं आपके रिजल्ट के साथ, कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।